जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ काफ़ी व्यस्तता के बाद पॉलिटी की सीरीज में वापस आए हैं। कुछ 11th 12th का मैथ का कुछ ज़्यादा प्रेशर था, इस वजह से जो है टाइम नहीं मिल पाया था। लेकिन अब आपको ये लेक्चर्स जो है ये कंटिन्यू मिलेंगे, वीक में एक दिन तो ज़रूर मिलेंगे और थोड़ा लेंदी होंगे, लेकिन वो एक स्टोरी के रूप में होंगे, तो आपको सुनने में भी मज़ा आएगा, देखने में भी मज़ा आएगा और रिवाइज करने में तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया था जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसे बनी, कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान का कैसे जो है संविधान की अवधारणा आई, ये सब हमने देख लिया था। ऐतिहासिक जो था कि कैसे जो है एक्ट आए, चार्टर एक्ट पहले आए, फिर भारत शासन अधिनियम आया डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, कैसे कैसे उनके जो मेन पॉइंट थे ये भी हमने देख लिया था। संविधान सभा की का भी गठन हो गया था। अब हम अपने चलते हैं मूल संविधान पर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दो चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। पहली बात तो इसके जो प्रीफिक्स में लगा है वो है भारतीय। मतलब हम संविधान की विशेषताएं तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन भारतीय संविधान में क्या स्पेशल होगा उसके लिए आपको सबसे पहले इसकी परिस्थिति जाननी पड़ेगी कि इसकी भौगोलिक दशा क्या है, कितना बड़ा एरिया में ये फैला है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, संविधान और कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, रूल्स या ये कहिए नियम। इन्हीं को हम एक कॉपी में क्या कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं, बांध देते हैं। बाइंडिंग करा दिए, वो संविधान बन गया। एक लेमैन लैंग्वेज के रूप में ये समझना है, संविधान और कुछ नहीं है, एक नोटबुक है। ठीक, उसमें कुछ रूल्स लिखे हैं। अब वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि अंदर क्या लिखा होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसके लिए लिखा गया है। पहली बात। दूसरी बात, किसने लिखा है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि उस जो हमने बाइंडिंग कराई, जो हमने नोट्स बनाए, वो नोट्स किसके लिए हमने बनाए हैं और कौन बनाया है। हमने बनाया, या जिसके लिए यूज होना था उसके उसके उसने बनाया, या हमारे लिए यूज होना था और हमने ही उसको बना लिया, ऐसा कुछ। अब आपको ये ध्यान में रखना है किसने लिखा है। ये तो आपको पता चल गया कि संविधान सभा बनी थी, और उनको बनाने वाले कौन थे, हम ही लोग थे, भारत के लोग। तो कहने का ये मतलब है कि संविधान भारत के लोगों ने ही लिखा था। और किसके लिए लिखा था, भारत के लिए लिखा था। तो क्या इससे पहले नियम नहीं थे? थे, इससे पहले नियम थे। और अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं तो प्राचीन काल में धर्म किसकी तरह काम करता था, संविधान की तरह। आप कोई भी चीज उठाकर देख लीजिए, ऐतिहासिक दृष्टि से हर चीज धर्म से रिलेट कर दी गई है। ठीक, तो वो धर्म क्या था, एक तरीके से संविधान था। धीरे धीरे
लोकतंत्र की अवधारणा आई, जब लोकतंत्र की अवधारणा आई तो ये हुआ कि अब धर्म से क्या किया जाए, किनारा किया जाए। अब हमारे लिए ऐसी बुक हो जो किसी धर्म से रिलेट ना करे। क्यों? क्योंकि धर्म क्या है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। इस्लाम, मुस्लिम लोग इस्लाम को मानते हैं, हिंदू लोग सनातन धर्म या गीता को मानते हैं, यहूदी अपना अलग। तो कहने का ये मतलब है कि एक ऐसा हो जो सभी से क्या हो, तटस्थ हो, सभी से क्या हो, सभी धर्मों से क्या हो, न्यूट्रल हो। अब इसके लिए दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आप जिस भौगोलिक इकाई के लिए बना रहे हैं, जिस एरिया के लिए रूल्स बना रहे हैं, जिस एरिया के लिए संविधान बना रहे हैं, उसका विस्तार, विस्तार मतलब छोटे क्षेत्र में लागू होगा नियम या बड़े क्षेत्र में लागू होगा। देखिए, भौगोलिक विस्तार जितना ज्यादा होगा, लोग उतने ही ज्यादा, विचार उतने ही ज्यादा, धर्म मानने वाले उतने ही ज्यादा, भाषा उतनी ही ज्यादा, अलग अलग लोग भाषाओं करेंगे, बोलेंगे। तो ये सारा का सारा अगर विस्तार ज्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको नियमों की संख्या, जो आप उसमें अधिकार लोगों को देंगे या जो भी इकाई उन पर शासन करेगी, वो जो नियम बनाएगी वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। दूसरी बात, ये विस्तार केवल भौगोलिक नहीं, ये वैचारिक भी है, मानसिक भी है, ये सारा कुछ है। ठीक। अब इसके कारण संविधान लंबा, या ये कहिए ब्रॉड होगा। कहने का ये मतलब है कि आपके संविधान की या जो आपने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स की मोटाई ज्यादा होगी। इसको आप सिर्फ ऐसे समझिए कि अगर आप छोटा सब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, फिजिक्स मैथ, तो आपकी कॉपी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को होल्ड करेगी, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स उसमें लिखे होंगे। लेकिन अगर आप कंबाइंड बनाते हैं कि एक ही कॉपी को हम फिजिक्स की तरह भी इस्तेमाल करेंगे, फिर कुछ पेज छोड़ करके मैथ की तरह भी, कुछ पेज छोड़ करके केमिस्ट्री की तरह भी, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको कॉपी की मोटाई बढ़ानी पड़ेगी। तो ठीक वैसे ही यहां पर है। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता क्या है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे लंबा क्यों हुआ? उसका कारण यह है कि भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक, सांस्कृतिक, वैचारिक विस्तार के कारण, एरिया जितना बड़ा होगा, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग उतने ज्यादा होंगे, उनकी अपनी कल्चर होगी, संस्कृति होगी। ठीक, इन सब के कारण। दूसरी चीज, संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था। ये याद रखिएगा, संविधान सभा में गांधी जी और जिन्ना ये नहीं थे। मोहम्मद जिन्ना, जो पाकिस्तान के संस्थापक जिन्हें कहा जाता है, और महात्मा गांधी, ये संविधान सभा में नहीं थे। लेकिन जो बचे हुए थे, नेहरू, पटेल जी, ये सब के सब क्या थे, वकील थे। ठीक। मौलाना अबुल कलाम आजाद। तीसरी चीज,
हमने क्या किया, संघ एंड मतलब केंद्र और राज्य, सेंटर एंड स्टेट, दोनों के लिए एक ही संविधान में प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, वैधानिक, लीगल सारे उपबंध कर दिए। मतलब सभी कुछ उसमें क्या कर लिया, शामिल कर लिया। अगर हम संघ का अलग करते, स्टेट का, राज्य का अलग करते, तो हो सकता है कि हमारा संविधान कुछ छोटा हो जाता। और फोर्थ पॉइंट ये है कि कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध भी किए गए। और भी बहुत सारे कारण हैं लंबा होने के। विशेष उपबंध का एक सबसे हालिया एग्जाम्पल याद रखिएगा, J&K, जम्मू एंड कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 हमने किया था प्रोविजन, जो कि हटा दिया गया। नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, इन सब के लिए क्या है, स्पेशल प्रोविजंस हैं। गोवा के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस है, पौंडीचेरी के लिए भी है। तो ये सारे के सारे स्पेशल प्रोविजंस हैं। इन सभी के कारण और भी विषय क्या हैं, जैसे हमने क्या कर दिया था, जब आगे अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उनका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। हमने मौलिक अधिकार रखा, उसकी डिटेल में व्याख्या की। स्वाभाविक सी बात है कि जो चीज हम अपने लिए बनाएंगे तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनाएंगे अपने लिए, जो हम किसी से उधार नहीं लेंगे। अगर उधार लिया हमने तो हम उसको अपने हिसाब से चेंज करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, पंचायतें, पंचायतों को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का तीसरा स्तर। पहला केंद्र, दूसरा राज्य और तीसरा पंचायतें। पंचायतों का प्रोविजन दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं है, वो केवल और केवल किसमें है, हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से संविधान क्या हुआ, लंबा हुआ। हमने एक विशेषता तो ये बताई कि संविधान सबसे लंबा है, विश्व का सबसे लंबा। और दूसरी बात, लिखित संविधान। संविधान दो टाइप के होते हैं, एक लिखित और दूसरा अलिखित। स्वाभाविक सी बात है, जहां पर कोई चीज लिख दी गई है, आपने गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आप जाइए, ये जो आरटीआई आई या बाकी कुछ, आरटीआई में आपको हमेशा लिखित जवाब दिया जाता है। लिखित जवाब देने का ये मतलब है कि एक ऑफिसर वहां पर साइन कर रहा है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जो सूचना प्रदान करे उसके लिए वो जिम्मेदार है। आप उस पर केस कर सकते हैं कि ये देखिए इन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी। आप कोर्ट में देखिए, रिटर्न में हलफनामा दायर करते हैं, रिटर्न में एफिडेविट देते हैं कि हाँ फला फला व्यक्ति मैं हूँ, और मैं अपनी ये पूरी जो है, जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी हलफनामा कोर्ट में दे रहा हूँ, जो भी एफिडेविट दे रहा हूँ, वो पूरे होशो हवास में दे रहा हूँ, और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अगर कोई भी गलती पकड़ी गई तो उसका उत्तरदायित्व तो हमारा है। तो जब भी कोई चीज़ रिटर्न में आ जाती है ना, तो उसमें चेंज होने का स्कोप बहुत ही कम होता है, या अगर होता भी है तो प्रोसेस लेंदी होता है। पहले आप अपनी गलती स्वीकार करेंगे, फिर उसको चेंज क्यों करना चाह रहे हैं वो बताएंगे, फिर उसके बाद चेंज होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ लिखित नहीं है, आप मुंह से कुछ भी बोलते रहिए। आज बोले कि हाँ हम बहुत खुश हैं, आज चलते हैं यूरोप घूमने। कल किसी ने पूछा कि भाई यूरोप नहीं गए, हमारा मन, हम नहीं गए। क्यों? क्योंकि हमने कुछ कही है पर हम बाध्य नहीं हैं, किसी भी काम करने के लिए हम बाध्य नहीं हैं, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर है। अगर संविधान में कुछ चीजें लिख दी गई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस टाइम की परिस्थिति अनुसार वो चीज लिखी गई है। अब अगर हमारी आज की परिस्थिति है तो हम उसको अपने हिसाब से चेंज करेंगे, तो हम पहले आज की परिस्थिति देखेंगे। अगर हमारी आज की परिस्थिति ये अलाउ नहीं करती कि हम उस चीज को चेंज करें जो लिखी है, तो फिर हम चेंज नहीं करेंगे।
अगर हमारी परिस्थितियां अलाउ करती हैं कि नहीं ये उस जमाने में लिखा गया था, जैसे सती प्रथा का देख लीजिए, सती प्रथा पहले क्या थी, वैलिड थी, वैध थी। फिर क्या हुआ, जब आधुनिक विचार आए, आधुनिक ये लोकतंत्र की अवधारणा आई, उसके बाद सती प्रथा क्या हो गई, इलीगल हो गई। तो ये चेंज क्यों आया, ये परिस्थितियों बस आया। उस समय की परिस्थितियों में वो वैध थी, आज की परिस्थितियों में वैध नहीं है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रही है, आंदोलन चला रही है, क्यों? स्वाभाविक सी बात है कि जिस सृष्टि की सत्ता चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है, अगर आप वही नहीं रहेंगी तो पुरुष अकेले क्या कर लेंगे? सृष्टि का सृजन का जो कार्यभार दिया गया है वो महिलाओं को दिया गया है, महिला पुरुष दोनों लोग साथ मिलकर काम करें। ठीक है, अब आपको यहां पर यह ध्यान में रखना है कि लिखित संविधान में दो तीन देशों का संविधान आपको ध्यान में रखना है। पहला तो भारत ही है, दूसरा है यूएसए अमेरिका, तीसरा है फ्रांस। ये सब लिखित संविधान के उदाहरण हैं, इन देशों में लिखित संविधान है। अलिखित में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रिटेन का। यूके और ब्रिटेन में अंतर है, वो जब हम लोग आईआर पढ़ेंगे, अब इसी वीक से ही सीरीज शुरू होगी, एक दिन आपको पॉलिटी का लेक्चर मिलेगा, एक दिन आईआर का मिलेगा, तो उस समय हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ज्योग्राफी में मैम आपको बताएंगी कि जो है कि क्या डिफरेंस है पूरा मैप के साथ। तो अभी के लिए हम ये देख लेते हैं। देखिए, इनका अलिखित संविधान है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है, समझने के लिए समझिएगा कि इन्होंने कुछ नहीं है, कॉपी के अलग अलग पन्ने इनके पास हैं, इन्होंने बाइंडिंग नहीं करा रखी है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके क्या है, इनके नियम इतनी, इनकी परंपरा इतनी स्ट्रांग है कि ये क्या कर रहे हैं कि उसको लिखित संविधान होने की इनको जरूरत महसूस नहीं हुई। तो जब जो चीज लिखित नहीं है तो उसमें आप चेंज आसानी से कर सकते हैं। ठीक, और जब आसानी से चेंज कर सकते हैं तो यहाँ की संसद कुछ भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि इनके पास लिखित संविधान नहीं है। वो केवल एक ही चीज नहीं कर सकती, एक तो मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकती या जिंदे को मरा नहीं बना सकती, और दूसरा महिला को पुरुष और पुरुष को महिला नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि वो नेचर की देन है। बाकी वो कुछ भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास अलिखित संविधान है। उन्होंने क्या कर रखा है, ना तो कॉपी बनाई है और ना ही उसकी बाइंडिंग करा रखी है। बस इतना समझिएगा। ठीक, तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। तो पहली विशेषता भारतीय संविधान की क्या है कि सबसे लंबा है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब संविधान बना था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे। बाईस भाग थे, पार्ट, और 8 अनुसूचियां थीं, शेड्यूल्स। ये क्या होती हैं, क्यों होती हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। आज की डेट में अराउंड 500 आर्टिकल्स हैं। ये एक रफ है, हो सकता है 495 भी हों। 22 की बजाय 25 भाग हैं, और 8 की बजाय 12 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स, इनको इंग्लिश में बोलेंगे शेड्यूल। ठीक, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर 500 आर्टिकल्स लिखना होगा आपको, तो जो कॉपी आपकी बनेगी वो थोड़ा सा मोटी तो होगी बाकी कापियों से। ठीक है, तो पहली विशेषता ये थी। दूसरी विशेषता ये है कि विभिन्न स्रोतों से विहित, विहित का मतलब हो गया है विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। क्या लिया गया है? जो इनके प्रोविजंस हैं, जो इनके आर्टिकल्स हैं, जो इसमें भाग हैं, वो हम अलग अलग जगह से लिए हैं। संविधान सभा ने जो समय लगाया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, वो इस वजह से लगाया है क्योंकि उस समय
वो बाकी देशों का जो संविधान बन गया था उसका वो क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। और ऐसा नहीं, जब आप किसी से अब कॉपी उधार लेते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं कि उसका पूरा कॉपी जो है कॉपी कर लिए। कॉपी करना आसान है लेकिन पेस्ट करना मुश्किल है। पेस्ट हमेशा परिस्थिति के अनुसार किया जाता है कि वहां पर वो चीज लागू होगी या नहीं। आज देखिए अमेरिका में कोई भी बंदूक से कभी भी कहीं भी किसी भी उत्सव में, रेस्टोरेंट में, सड़क चलते फायरिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि हथियार रखना उनका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और उनका संविधान इस चीज को अलाउ नहीं करता कि आप संविधान में चेंज करें, क्योंकि उनका प्रोसेस जो है संविधानिक चेंज करना, उसमें संशोधन करना संविधान में, वो इतना टफ है, इतना टफ है कि अगर 1978 में उनका, 1976 या 78 में अ, अगर अमेरिका आज़ाद हुआ और उसके बाद आज 2023 है, इतने में उनके शायद 13 या 14 संशोधन ही हुए, इससे ज़्यादा नहीं हुए। इतना टफ प्रोसेस है संशोधन का, अमेंडमेंट का, कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए देखिए ना, वो परेशान है कि अब कैसे इनको क्या किया जाए, काबू किया जाए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो हमने क्या किया कि जिस देश से जो चीज अच्छी लगी उसको लिया और अपनी परिस्थिति के अनुसार उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज तो किया ही किया, साथ में कुछ ऐसे प्रोविजंस रखे कि आगे फ्यूचर में आज हम किसी को चेंज करना चाहें, जो चीज आज की परिस्थिति के अनुसार हमारे लिए सही है, उस समय की परिस्थिति के अनुसार वो सही नहीं थी, तो हम उसमें नए प्रोविजन भी ला सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब ये देखते हैं कि कौन सी चीजों से, किस देश से हमने कौन सी चीजें ली और उसको संविधान में किस रूप में लिया, इनकारपोरेट किया। तो इसका जो दार्शनिक भाग है, दार्शनिक भाग का ये मतलब है कि जहां से पढ़ करके, जिसको पढ़ करके आप पूरे संविधान का क्रक्स, निचोड़, निष्कर्ष जान सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा होगा। जैसे किसी भी बुक के पढ़ने से पहले, जब आप बुक आप खरीदें तो उसमें जो सामने फर्स्ट पेज में प्रस्तावना लिखी होती है, प्रीफेस, उसको आप पढ़िए तो उसमें पूरा ओवरव्यू दिया होता है कि उस बुक में क्या है। तो वही ये जो एक दो पेज की प्रस्तावना होती है, उसी से आप समझ जाएंगे कि अंदर क्या लिखा होगा। तो इसका जो दार्शनिक भाग है, दार्शनिक भाग में दो चीजें मूलतः आती हैं। एक होता है डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। दूसरा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। इस दार्शनिक भाग में तीन चीजें लिखी हैं, ये हमने लिया आयरलैंड के संविधान से। कौन सा भाग? ये जो डीपीएसपी है, इसको मिटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फंडामेंटल राइट हमने लिया यूएसए से, अमेरिका से। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लिया सोवियत संघ रूस से, जिसको आप रसिया आज की डेट में बोलते हैं। ठीक, तो सोवियत संघ रूस से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली, ये लिया यूएसए से, और आयरलैंड से लिया डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। जो इसका राजनीतिक भाग है, पॉलिटिकल, जैसे सेंटर,
स्टेट, ये सब ये लिया हमने यूके से, ब्रिटेन से। ठीक, और भी चीजें कहां से कौन सी चीजें ली यहीं पर देख लेते हैं। जापान से लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रोसीजर इंग्लिश में सुन लीजिए, इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्या होता है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, ये आगे जब इसको हम डिटेल में देखेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो जापान से हमने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संविधान का मैक्सिमम भाग 1935 के अधिनियम से आया, एक्ट से आया। 1935 का अधिनियम हम देख चुके हैं जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको बता रहे थे। तो 1935 के अधिनियम में क्या क्या आया, एक तो आया राज्यपाल का कार्यालय, दूसरा आया आपातकाल, इमरजेंसी, तीसरा संघ से संबंधित विषय। ठीक, संघ से संबंधित का ये मतलब हुआ कि सेंटर में कैसे, क्या कैसे होगा, सरकार कैसे चलेगी, कार्यपालिका, ये सब। ठीक, 1935 का अधिनियम। जो अमेरिका से लिया वो लिया उपराष्ट्रपति का पद, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। एक और लिया सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। यहीं से लिया राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। और साथ में एक चीज और याद रखिएगा, एक नया कॉन्सेप्ट है न्यायिक समीक्षा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। वो भी हमने कहां से लिया, यूएसए से। ठीक, फिर यूके या ब्रिटेन, ब्रिटेन से जो ली वो खास बात यह है, एक तो लिया संघ संघीय सरकार, जैसे राष्ट्रपति हो गए। ठीक, दूसरा संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार। आप सुने होंगे कि संसद में जो सांसद होते हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, वहां पर उनके पर यह लागू नहीं होता कि ये इनको नहीं बोलना चाहिए या बोलना चाहिए। ठीक, वो बाहर की पब्लिक के लिए वहां पर बोल वक्तव्य जो दे रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते। ठीक,
जब तक कि उनकी अपनी एथिक्स कमेटी ये डिसाइड ना करे कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ठीक, मतलब वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते, ना ही उनके वहाँ के वक्तव्य पर कोर्ट में केस चल सकता है कि इन्होंने संसद में ये बोला था। ठीक, तीसरी चीज है कनाडा। कनाडा का लिया गया राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब राज्यपाल की जो अवधारणा आई वो कनाडा से आई। सशक्त केंद्र, आपने ये सुना होगा कि जब भी इमरजेंसी लग जाती है पूरे के पूरे राइट वो कौन ले लेता है, राज्य की बजाय केंद्र ले लेता है। तो सशक्त केंद्र की अवधारणा भी कहाँ से आई, कनाडा से आई। ठीक, एक चीज आपको यहाँ पर और अच्छा राज्य, हाँ ये आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको हाईलाइट किए दे रहा हूँ। राज्यपाल का कार्यालय तो लिया गया है 1935 के अधिनियम से, लेकिन जो राज्यपाल का पद लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। ठीक, कनाडा से एक चीज और, सशक्त केंद्र, या ये कहिए इसी में एक चीज और नोट कर लीजिए, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। मतलब एक लिस्ट बनी है, उसमें लिखा गया है कि इस लिस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट जो भी हैं उस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य। और दूसरी लिस्ट बनी है जिस पर लिखा है कि इस लिस्ट से रिलेटेड कानून जो सब्जेक्ट है उस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र, संघ, यूनियन। अब जो सब्जेक्ट दोनों लिस्ट में नहीं है, मेंशन ही नहीं है, तो फिर उस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र। अगर राज्य और संघ दोनों ने बना लिया तो केंद्र का संघ का माना जाएगा, सेंटर का माना जाएगा। ठीक, कनाडा। इसके बाद है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, जो नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, तो वो कहां से लिया गया, आयरलैंड से। ठीक, अच्छा यूएसए में एक चीज और नोट कर लीजिएगा, यूएसए से ही राज्यसभा का भी कॉन्सेप्ट यूएसए से ही लिया गया है। ठीक, तो डीपीएसपी हो गया, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन हो गया। ठीक, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, एक तो लिया यहां से लिया राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, तो साउथ अफ्रीका से क्या लिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ये लिया कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया, जर्मनी से लिया आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स का स्थगन, मतलब आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स को हटाया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता। ठीक, ये हमने प्रोविजन कहां से लिया, जर्मनी से। और इसके बाद सोवियत संघ रूस से क्या लिया, एक तो लिया फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, दूसरा लिया
समानता का आदर्श। ये वहां से इस वजह से लिए क्योंकि वो एक कौन सी कंट्री थी, साम्यवादी कंट्री। ठीक है। एक कंट्री है फ्रांस, फ्रांस से हमने लिया न्याय का आदर्श। न्याय प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इनकी बात की जाएगी। ठीक। तो एक बार फिर से ध्यान देते हैं कि कहां से कौन सी चीजें ली गई हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि एक तो आपातकाल का समय, फंडामेंटल राइट्स का स्थगन किस जगह से लिया गया है, तो ये जर्मनी याद रखिएगा। ठीक। दूसरी बात यह है कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज ये बहुत पूछा जाता है आपका। ठीक। उपराष्ट्रपति का पद पूछा जाता है, ये भी आपका हो गया। और कुछ छूटा है? और एक चीज यहां पर ये छूट गया है दक्षिण अफ्रीका में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भी कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? केंद्र सरकार। और तो कुछ नहीं छूटा। एक इसमें और नोट कर लीजिएगा, आयरलैंड में, आयरलैंड में आपने डीपीएसपी लिखा, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिखा, और आयरलैंड के साथ एक चीज और है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ये भी ली गई है आयरलैंड। एक स्टेट और एक राज्य, एक देश और छूट रहा है 1900, जर्मनी हो गया, यूके, जापान, यूएसए, यूके, कनाडा। हाँ, एक और है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है एक तो ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब संसद के, संयुक्त संसद की संयुक्त बैठक की जो
प्रोविज़न है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से ही एक चीज़ और लिया गया, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। जो आज आप देख रहे हैं कहीं स्टेट का बना हुआ सामान किसी दूसरे स्टेट में भी बिक रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स की जो फ्रीडम है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक। फ्रांस में एक चीज और नोट कर लीजिएगा, गणतंत्रात्मक। गणतंत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। तो जब हम अलग अलग देशों से अलग अलग सोर्सेज से हमने इतना नोट्स बनाए तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा नोट्स क्या होगा? लंबा होगा। बिल्कुल होगा। तो संविधान की जो दूसरी विशेषता थी कि हमने अलग अलग सोर्सेज से इसको लिया। कहाँ से क्या चीज़ लिया, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देंगे वहाँ पर ये जरूर पूछी जाएंगी चीज़ें कि कौन से देश से क्या लिया। 2 या 3 बार रिवाइज करने की ज़रूरत होती है, लिख करके रिवाइज कीजिएगा तो चीज़ें आसानी से, इतना तो हो ही जाता है कि 4 विकल्प में से एक विकल्प आप सही चुन सकें। ठीक है, इतना हो जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट, थर्ड विशेषता, नम्यता एंड कठोरता का समन्वय। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन किया गया है इजी एंड हार्ड स्टेप में कि वो और किसी दूसरे संविधान में नहीं मिलता, किसी दूसरे देश के। नम्यता का मतलब ये हुआ कि इतना आसान नहीं है चेंज करना कि ब्रिटेन की तरह, और कठोरता का मतलब इतना कठिन नहीं है जितना अमेरिका का। तो नम्यता में रेफरेंस किसका है? यूके का, ब्रिटेन का। और कठोरता में रेफरेंस किसका है? यूएसए का। मतलब हमारा संविधान इतना नम्य नहीं है कि उसको ब्रिटेन की तरह कभी भी रोज चेंज करते रहें, और इतना कठोर नहीं है कि 10 साल में 20 साल में एक बार चेंज हो सके। ठीक। तो हमारा संविधान इन दोनों का क्या है? मिश्रण है। अब जो संविधान संशोधन है वो संविधान में 3 टाइप का है। पहला, सामान्य बहुमत। दूसरा, विशेष बहुमत। और तीसरा, विशेष बहुमत साथ में आधे राज्यों की विधानसभा का बहुमत। सामान्य बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत क्या होता है? सामान्य बहुमत ये होता है कि सदन में कितने लोग प्रेजेंट हैं तो उसका 50%। ठीक। विशेष बहुमत क्या होता है? प्रेजेंट का नहीं देखते, कितने सीटें हैं उसका 2/3, 66%। या सदन में उपस्थित संख्याओं का 50% से ज्यादा। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो विशेष बहुमत में आएगा। और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का विधानसभाओं का बहुमत। ये जो है इन दोनों को मिला करके संविधान संशोधन को कहा गया आर्टिकल 368।
ये संविधान संशोधन में नहीं आता, ये याद रखिएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाता। जैसे केंद्र सरकार का मन हुआ कि किसी राज्य का नाम बदलना है, या किसी राज्य के एरिया को कम करना है, किसी दूसरे राज्य के एरिया को बढ़ाना है, तो वो सारा का सारा सामान्य बहुमत से हो जाएगा। सदन के 90% काम इसी से होते हैं, सामान्य बहुमत से। ठीक, ये जो हैं इन दोनों के लिए जो संविधान में टर्म यूज किया गया है वो यूज किया है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि 2/3 बहुमत पाना ये अपने आप में एक चैलेंज है, और अगर हम ऐसे कोई प्रोविजन चेंज कर रहे हैं जो कि सेंटर और स्टेट के आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें ये वाला तीसरा प्रोविजन लाना पड़ेगा। और उसमें भी ये ध्यान रखना है कि अगर भारत में 28 राज्य हैं प्रेजेंट में, तो 28 में से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं का बहुमत होना चाहिए। केवल सदन के बहुमत से काम नहीं चलेगा। ठीक, फोर्थ, सशक्त केंद्र के साथ संघ, ये यूनिक फीचर है जो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कनाडा, इसमें क्या है कि नॉर्मल, जब भी चीजें नॉर्मल होंगी, सामान्य होंगी, तो राज्य अपना काम करेंगे, केंद्र अपना काम करेंगे। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होगी कि राज्य अपना काम करना बंद कर दिए, या राज्य और केंद्र में इतना टकराव है कि राज्य अब चलना मुश्किल हो रहा है, तो केंद्र क्या करेगा, उस राज्य को अपने हाथ में लेकर के और उसका शासन करेगा। देखिए, आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत, कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन अभी हम भारत लिख रहे हैं। ठीक है, राज्यों का संघ है। इस संघ में जो यूनियन वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया गया, यूनियन में दो चीजें आपको ये ध्यान रखनी है। यूनियन में दो चीजें ये ध्यान में रखनी है कि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब राज्य आपस में समझौता करके संघ नहीं बनाए हैं। ऐसा हुआ था अमेरिका में। वहां पर क्या हुआ कि कुछ राज्य मिल करके, शुरुआत में 13 राज्य थे, उन्होंने क्या किया था, 13 कॉलोनीज ने मिल करके एक सेंटर बनाया था। और दूसरी बात कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है वो ये कि संघीय शब्द का वर्णन संविधान में कहीं नहीं किया गया। ये याद रखिएगा। संघीय शब्द का वर्णन संविधान में कहीं नहीं। ये दो पॉइंट आपको इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि अमेरिका में, जिसको आप दुनिया का पहला लोकतंत्र कहते हैं, आधुनिक लोकतंत्र, उसमें ये था कि 13 कॉलोनीज ने मिल करके एक
केंद्र बनाया, संघ बनाया, यूनियन बनाया, और उसके बाद पहली बात उन्होंने समझौता किया, और दूसरी बात उसमें यह भी था कि हम जब चाहें अलग हो सकते हैं इस संघ से। अब ये बताइए, अगर एक स्टेट ने अलग होना शुरू किया तो बाकी लोग भी उससे क्या सीख लेंगे कि हम भी अलग हो जाते हैं, हम भी अलग हो जाते हैं, तो सेंटर या यूनियन का कोई मतलब रहेगा? नहीं रहेगा। तो भारतीयों ने, भारतीय संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के सदस्यों ने उनसे ये सीख ली कि हम संघ तो बनाएंगे, लेकिन उसमें ये दो प्रोविजन जरूर कर दिए। तो अगर आपसे कोई कहे कि संविधान हमने कॉपी किया है, तो कॉपी तो किया है लेकिन पेस्ट नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा। कॉपी करके हमने उसमें चेंज किया अपने अनुसार और उसके बाद पेस्ट किया। कभी भी ये मत कहिएगा कि कॉपी करके हमने पेस्ट कर लिया, और ये पूरी तरीके से सही भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप कहीं से कोई चीज़ कॉपी करते हैं और अल्लाह करके पेस्ट कर देते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने उसके रेफरेंस को नहीं देखा कि वो बात किस रेफरेंस में वहाँ पर लिखी गई थी और आपके पास किस रेफरेंस में आ गई है सामने। ठीक है, तो कॉपी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें अपना कुछ इनपुट डालिए, उसके बाद पेस्ट कीजिए। कॉपी और पेस्ट कभी मत कीजिएगा। ठीक है, तो भारतीय राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। अगर आज सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है और किसी कांग्रेस गवर्नमेंट का जो स्टेट है शासित, अगर वो चाहे कि हम अलग हो जाएंगे, मोदी जी से हमें बहुत नफरत है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक। अब ये जो अवधारणा है कि नॉर्मल टाइम में आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसी इमरजेंसी हुई, अब जब हम आपातकाल पढ़ेंगे तब बताएंगे। आपातकाल के अलावा आपने एक टर्म सुना होगा, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब राज्य के अंदर ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि राज्य सरकार राज्य को चलाने में असमर्थ हो जाए या कानून और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन वो ना कर पाए, तो हम क्या लगा देते हैं? राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन में पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास, या उसके किसी प्रतिनिधि के पास, जैसे आप कहें राज्यपाल या राष्ट्रपति। ठीक। अब यहां से दो टर्म निकल कर आते हैं। एक आपने पढ़ा होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और दूसरा एक टर्म है यूनियन विद सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, या अर्ध संघ जिसे बोलते हैं। इस वर्ड को याद रखिएगा। ये इस वजह से नीति आयोग जब से बना है तो ये वर्ड बहुत चर्चा में है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक, सहकारी संघवाद। मतलब अब सेंटर का जो रोल है वो मैनेजमेंट करना है, कंट्रोल नहीं करना है। चीज़ों को मैनेज करना, कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो इसके लिए कहा गया है कि सशक्त केंद्र, ये वर्ड कहा जाता है, इसको जो है ग्रेनविल ऑस्टिन एक विचारक हैं, उन्होंने इसका नाम दिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और यूनियन विद सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी ये दिया आइवर जेनिंग्स ने। ये दो तीन विचारक के स्टेटमेंट और जो इन्होंने कोट किया है वो याद रखिएगा। ये दोनों इसी रेफरेंस में यूज किए जाते हैं। ठीक। क्या क्या प्रावधान है संविधान में जो इस चीज को लागू करते हैं? तो पहला है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल देखते हैं इस स्टेट गवर्नमेंट सही तरीके से काम कर रही कि नहीं कर रही। मुख्यमंत्री जो जनता द्वारा चुनकर आए हैं वो जनता की भावनाओं का समुचित प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी भावनाओं पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। राज्यपाल की नियुक्ति। आपातकाल के प्रावधान।
और तीसरा ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। तीन हैं अपने पास, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, ये सारी की सारे प्रावधान क्या बताते हैं कि हमारे पास केंद्र सशक्त है और राज्य कमजोर है। ठीक, ये तो हो गई मोटी मोटी चीजें। अब पांचवी चीज, पांचवी विशेषता क्या है? पांचवी विशेषता ये है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अगर ना हो तो ह्यूमन राइट की बात नहीं की जा सकती। ये अधिकार हमें मिले ही इसी वजह से हैं कि हम एक मनुष्य हैं और हमने जिन लोगों को अपने ऊपर शासन करने की जिम्मेदारी दी है वो इतना हावी ना हो जाएं कि हमारी मनुष्यता को ही नष्ट कर दें, हमको एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करने लगें, ऐसा ना हो। तो ये मौलिक अधिकार का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें आगे बताएंगे। हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, 7 थे, 7वां संपत्ति का अधिकार हमने डिलीट कर दिया, उसको लीगल राइट बना दिया फंडामेंटल राइट की बजाय। ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं, पहला समानता का अधिकार, ठीक, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो अंक लिखे हैं ये आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। पांचवा संस्कृति, अल्पसंख्यक, इनके अधिकार की बात की जाएगी 29-30। और छठवा, छठवा क्या है? आर्टिकल 32, जिसको आप कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप इस आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लोअर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में जाने का अधिकार भी अपने आप में क्या है? फंडामेंटल राइट है। और जब हम इसको पढ़ेंगे तब काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके तहत क्या क्या रेट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक, अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी शक्ति राजनीतिक है, मतलब जनमत या लोग या पीपल। ठीक, बात समझ में आ गई? सरकार इसको, इस पर रिस्ट्रिक्शंस कर सकती हैं। कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि आपको कुछ समय के लिए अगर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस मनमानी नहीं होंगी, रीजनेबल होंगी। ठीक, 6, पॉइंट नंबर 6 ये है न्यायिक सर्वोच्चता एंड संसदीय संप्रभुता के बीच
समन्वय। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। देखिए, संसदीय संप्रभुता ये बता रही है कि संसद कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, उस पर बाहरी कोई दबाव नहीं कार्य करेगा। तो ऐसे को बोल देंगे संसदीय संप्रभुता। यहां पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक है ब्रिटेन या यूके की संसद, दूसरी है इंडिया की। तो ये संसद संप्रभु है। और ये भी संप्रभु है। भारत सरकार अगर कोई कानून बनाना चाहे तो बना सकती है, लेकिन ये और इस संप्रभुता में अंतर यह है कि इंडिया की भारतीय संसद उतनी संप्रभु नहीं है जितनी ब्रिटेन की। मैंने आपको बता दिया कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, इनके पास लिखित संविधान है। जब संविधान निर्माता कोई चीज लिख कर गए हैं तो इनके पास चेंज करने का स्कोप कम है। अगर वो चेंज करते हैं तो उसकी वजह उनको बतानी पड़ेगी, पूरा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, और उसके बाद वो चेंज कर सकते हैं अगर वो चीज़ लागू होती तो। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, ये जब मर्जी चेंज कर दें। मैंने आपको बताया है कि ये इतने संप्रभु हैं कि ये दो काम नहीं कर सकते जो कि प्रकृति के विरुद्ध हैं। या तो ये पुरुष को महिला नहीं बना सकते और महिला को पुरुष, एक बात। दूसरा, ये तो मरे को जिंदा नहीं कर सकते और जिंदा को मार नहीं सकते। बात समझ में आ गई? तो संप्रभुता, दोनों संप्रभु हैं, लेकिन भारतीय संसद उस अर्थ में संप्रभु नहीं है जितनी ब्रिटेन की संसद है। क्यों? पहली बात यह है लिखित संविधान के कारण, और दूसरी बात यह है लिखित संविधान। दूसरा एक प्रोविजन है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। कहने का यह मतलब है कि संसद ने कोई कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट उसको चश्मा लगा करके देखेगा। अगर उसके चश्मे से ये प्रूफ हो जाता है कि जो बनाया गया संविधान है वो संविधान के जो बनाया गया नियम है वो संविधान के अनुसार ठीक है, किसी के मौलिक अधिकार को हनन नहीं कर रहा है, तब वो ओके करेगा। अदरवाइज वो उस कानून को क्या कर देगा? निरस्त कर देगा। इनके पास ऐसा नहीं है, यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा नहीं है, लिखित संविधान नहीं है। जब लिखित संविधान नहीं है तो मौखिक ही कुछ भी बोले। बात समझ में आ गई? तो अगर आप ये कहें कि भारतीय संसद संप्रभु है, लेकिन उस अर्थ में संप्रभु नहीं है जितनी की ब्रिटेन की संसद। उसकी संप्रभुता को कौन लिमिट कर रहा है, कौन उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा? तो दो लोग रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, पहला लिखित संविधान और दूसरा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून वो किसी के मौलिक अधिकार का हनन ना करे, एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में सारी दृष्टि से वो लागू हो सके, सभी क्राइटेरिया फुलफिल करे। अब बात आती है न्यायिक सर्वोच्चता की। एक तीसरी बात यहां पर एक भी ये भी याद रखिएगा कि जो यहां का राष्ट्र का सर्वोच्च पद है वो क्या है? राजा है, वंशानुगत चल रहा है। और यहां पर जो वो है सर्वोच्च राष्ट्र का पद, राष्ट्रपति, वो क्या है? निर्वाचित होता है, वो वंशानुगत नहीं होता। ये दो चीजें भी यहां पर याद रखिएगा, ठीक? लिखे दे रहे हैं। राज्य का मुखिया वंशानुगत, राजा या महारानी, और यहां पर राज्य का मुखिया निर्वाचित। इसी निर्वाचित होने के कारण ही इसको बोलते हैं गणतंत्र, कि भारत एक क्या है? गणतंत्र है, रिपब्लिक है। बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखिए न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है यूएसए से, और संसदीय संप्रभुता का जो कॉन्सेप्ट है
वो आया है ब्रिटेन से, यूके से, मैंने बता दिया। अब यहां पर न्यायिक सर्वोच्च, यहां पर हमने किससे कंपेयर किया भारत को? यूके से। यहां पर किससे कंपेयर करेंगे? यूएसए से। न्यायिक सर्वोच्चता ये कहती है कि सबसे सुप्रीम जो है वो क्या है? जुडिशरी, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो यूएसए से का जो कॉन्सेप्ट है न्यायिक सर्वोच्चता का, उसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। विधि की नियत प्रक्रिया। और इंडिया में मैंने आपको बताया जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये क्या कह रहा है? अगर कोई कानून बना तो इंडिया की जो जुडिशरी होगी वो प्रोसेस देखेगी कि क्या ये विधि के अनुसार बना है या नहीं। अगर विधि के अनुसार संसद ने कानून बना दिया कि 40 साल के ऊपर वाले जितने भी हैं व्यक्ति, उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, विधि के अनुसार बना दिया, तो है तो ये मनमानी, किसी भी तरीके से सही नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या संविधान ये अगर कह रहा है कि हाँ ऐसे आप बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन यूएसए की कोर्ट अगर होगी तो क्या करेगी? वो दोनों चीज देखेगी। एक तो कानून किस तरीके से बना है, और दूसरा कि वो मनमाना या पक्षपात पूर्ण नहीं हो। तो यहां पर दो चीजें हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया और साथ में उसका निष्पक्ष या मतलब उसका लागू होना भी क्या हो? मनमाना ना हो, निष्पक्ष हो। केवल प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं होनी चाहिए, जो प्रक्रिया के बाद रिजल्ट उसका आ रहा है वो भी क्या होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। यहां पर क्या है? यहां पर प्रक्रिया की बात की जाती है, उसका रिजल्ट क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि इंडिया का जो न्यायिक सर्वोच्चता है वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या फॉलो किया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पर कानून बनाने का प्रोसीजर देखा जाता है, साथ में साथ उस प्रोसीजर के बाद जो कानून बना वो मनमाना या पक्षपात पूर्ण तो नहीं है, ये भी देखा जाएगा। ठीक, ड्यू प्रोसेस में तो इसका स्कोप काफी बड़ा हो जाता है। और यही कारण है कि अमेरिका में जो जुडिशरी है इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। संविधान संशोधन करना मतलब अपने आप में एक इतनी टेढ़ी खीर है कि मैंने आपको ये बता ही दिया, फंडामेंटल राइट वाला, वहां पर हथियार रखने का। ठीक, यहां पर क्या है? ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पर आपको मैं ये भी बता दूं, लागू कौन करता है? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। और बनाता कौन है? वो है आ, विधानसभा या संसद, पार्लियामेंट। ठीक, बात समझ में आ गई? यहां पर खाली प्रोसीजर की बात करेंगे तो कौन बनाएगा? संसद। तो यहां पर प्रोटेक्शन दोनों तरफ से है, संसद से भी कि संसद जो कानून बना रही वो भी जांचा जाएगा, वो चेक किया जाएगा, और साथ में क्या क्या है जो उसको लागू करेगा वो भी उस जांच के घेरे में है। लेकिन यहां पर एक ही जांच के घेरे में है, वो कौन है? अ, संसद। यहां पर कार्यपालिका की
मनमानी से कोई सुरक्षा नहीं है। कानून बन गया तो उसी को फॉलो करते हैं। वो सीधा कहेंगे कि अगर आपको चेंज करा है कानून तो संसद में जाकर बात करो, हमें नहीं, हमें तो वहां से आया है कि हमें ये इस आदेश का पालन करना है, हम वही कर रहे हैं, बस बात खत्म। लेकिन यहां पर दोनों से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों जांच के घेरे में है। ठीक है, तो यहां पर स्कोप ज्यादा हो जाता है और यहां पर स्कोप लिमिटेड है। ठीक, तो न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता का क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट, पहली बात तो संसद कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, और साथ में ये तो हुआ संसदीय संप्रभुता। और न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब कि उस कानून को अगर वो फंडामेंटल राइट या संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को निरस्त करने के लिए अधिकृत है, वो उसको निरस्त कर सकता है। ये होती है न्यायिक सर्वोच्चता। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? चेक एंड बैलेंस। अभी आपने हाल फिलहाल में देख रहे होंगे कि कोलेजियम पर काफी ज्यादा सरकार और न्यायपालिका में टकराव हुआ। न्यायपालिका कह रही कोलेजियम बिल्कुल सही है, और सरकार कह रही है कि ये दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर जज ही जज की नियुक्ति करें। बस इसी बात पर दोनों में आपस में टकराव हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित हुए, कई सारे जजों की नियुक्ति नहीं हो पाई, फिर बाद में सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने कोलेजियम ने जो सिफारिश की थी उन्हीं जजों के नाम को अनुमति दे दी। तो ये होता है। संसद ने संविधान संशोधन करके बनाया था कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनेगी, वो बताएगी कि कौन से जज को हम जज बनाने लायक हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया कि ये क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा संविधान का। तो संसद ने अपना सर्वोच्चता दिखाई कानून बनाने में, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सर्वोच्चता दिखाई उस कानून को निरस्त करने में। उनके पास सिर्फ एक था कि हाँ भाई ये संविधान के उद्देश्यों के विरुद्ध है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक लास्ट, ये शायद 6 पॉइंट था, 7th पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता। ये संविधान, भारतीय संविधान की विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता के दो अवधारणाएं हैं। एक वेस्टर्न, पश्चिमी, जिसे आप यूरोप की कह सकते हैं, और दूसरी है भारतीय। भारतीय अवधारणा पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव। दरअसल इसके पीछे कारण ये है, आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वहां पर क्या हुआ यूरोप में कि उन्होंने धर्म से इतना चिपक गए कि धर्म की आड़ में इतना वहां पर शोषण हुआ कि लोगों का धर्म से मोह भंग हो गया। तो जब आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा आई तो उसमें कहा गया कि धर्म को राजनीति से अलग कर दीजिए, बिल्कुल अलग। वहां के ईसाई गुरु जो थे, पोप और ये सब, वो क्या करते थे? धर्म की आड़ में ही शासन करते थे। अगर उन्होंने कह दिया, आपने पढ़ा होगा कि गैलीलियो ने अगर कहा कि धरती घूमती है, सूर्य नहीं घूमता, तो उसी में उनको फांसी हो गई, उनको मौत की सजा दे दी गई। जबकि बाद में प्रूफ हुआ कि नहीं, सूर्य चक्कर नहीं लगाता, धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो मतलब तर्कवाद को उन्होंने धर्म के की आड़ में इतना ज्यादा विरोध किया, तर्कवाद का, कि वो उससे इतना कष्ट हो गया वहां की जनता को कि उन्होंने, जब आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा उनके पास आई, तो उन्होंने कहा कि धर्म को राजनीति से अलग कीजिए, शासन से अलग कीजिए। तो वहां पर क्या था, वेस्टर्न या यूरोप के देशों में, फ्रांस में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, इनमें सब में क्या है कि धर्म को राजनीति से अलग किया गया। धर्म के मुद्दे पर वहां पर कोई भी कुछ भी नहीं, धार्मिक रीति रिवाज अलग हैं, ये अलग। लेकिन यहां पर भारत में क्या हुआ, धर्म से धर्मनिरपेक्षता जो है पॉजिटिव अवधारणा, उसमें यह कहा गया
कि सरकार ना तो किसी धर्म को प्रमोट करेगी, ना किसी धर्म के लिए स्पेशल कोई टैक्स लगेगा। फीस लग सकती है, जैसे हज यात्रा में है, हज के लिए फीस ली जाती है, टैक्स नहीं लिया जाता आपसे। अमरनाथ यात्रा के लिए फीस लगती है, टैक्स नहीं लगता। तो किसी भी धर्म को ना तो सरकार बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ना तो टैक्स लगा सकती है, ना किसी को दबाव देने के लिए। मतलब जिसको आप यहां पर देखेंगे पॉजिटिव अवधारणा में, अगर आप आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 26, 28, 29, 14, 15, 16 ये बताते हैं कि नौकरी में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। कहीं पर आपको बसना हो, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक। 25, 26 क्या बताते हैं? 25 बताता है कि कोई आदमी किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, वो स्वतंत्र है। आप चाहें तो राम की पूजा कीजिए, चाहे ईसा मसीह की पूजा कीजिए, चाहे अल्लाह की नमाज अदा कीजिए, कोई मतलब नहीं है दूसरे से। 26 क्या कहता है? आर्टिकल 25 इंडिविजुअल पर लागू होता है, आर्टिकल 26 संस्थान पर लागू होता है। जैसे कोई ट्रस्ट है, जैसे कोई हिंदू महासभा बन गई या मंदिर का कोई सभा बन गई, वो आर्टिकल 26 लागू होगा। मतलब कोई भी संस्था किसी भी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए, या सरकार किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा देने के लिए उससे टैक्स का मांग नहीं कर सकती। ठीक। 28, 29 क्या है? अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने विचारों को प्रसार करने की, उसको सेफ रखने की आपको स्वतंत्रता है, आपको कोई बाध्य नहीं करेगा। ठीक। तो ये सारा का सारा क्या हो गया? धर्मनिरपेक्षता की पॉजिटिव अवधारणा। जो धर्मनिरपेक्षता वर्ड है, ये 42वां संविधान संशोधन, उस समय ये वर्ड संविधान में इनकारपोरेट किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है। अब इसके आगे की कहानी, अभी यही चैप्टर चलेगा, इसके आगे की कहानी नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब ये सीरीज ब्रेक नहीं होगी, वीक में आपको पर डे, पर डे नहीं, पर वीक आपको एक लेक्चर पॉलिटी का मिलेगा। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है 2.5-3 घंटे का हो जाए, क्योंकि हमें एक टॉपिक कवर करना होगा। ठीक है। और साथ में एक सीरीज नई आएगी, वो होगी IR में, इंटरनेशनल रिलेशन में। जब ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, फिर हम करंट अफेयर से उसको रिलेट करके चलते जाएंगे। अभी तक का जितना भी करंट अफेयर्स होगा वो इस IR में, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होगा? इनकारपोरेट होगा, ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगे। ठीक। बाकी अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ बताने में, समझाने में कुछ गलती हुई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस खूब करते रहिए। प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। कोई भी कोड याद करने का, कोई भी ट्रिक अपनी आप खुद बनाइए, अपना आप खुद अभ्यास कीजिए। जहाँ पर मुझे लगेगा वहाँ पर मैं बता दूंगा, अदरवाइज ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा। आराम से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।